नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका डरावनी कहानियाँ यूट्यूब चैनल पर। आज हम सुनने जा रहे हैं और एक डरावनी कहानी। चलिए शुरू करते हैं। मेरा नाम सिद्धार्थ है। 2 साल पहले तक मैं और मेरी पत्नी अदिति शहर की आपाधापी से थक चुके थे। हम दोनों का सपना था अपना एक छोटा सा बुटीक होटल। जब हमें शहर से 50 किलोमीटर दूर ब्लैकवुड साइकियाट्रिक हॉस्पिटल की नीलामी का पता चला तो हमें लगा जैसे हमारी लॉटरी लग गई हो। वो अस्पताल 1970 में बंद हो गया था। लोग कहते थे कि वहाँ के डॉक्टर मरीजों पर कुछ ज़्यादा ही प्रायोगिक तरीके यानी एक्सपेरिमेंटल तरीके इस्तेमाल करते थे। लेकिन हम आधुनिक पीढ़ी के लोग थे, भूत प्रेत और पुराने किस्सों पर यकीन नहीं करते थे। हमने अपनी पूरी जमा पूंजी लगा दी और उस खंडहर को एक आलीशान होटल में बदलना शुरू किया। सिद्धार्थ, क्या तुम्हें नहीं लगता कि ये गलियारे कुछ ज़्यादा ही लंबे हैं? अदिति ने रेनोवेशन के दौरान एक शाम मुझसे पूछा था। मैंने उसे गले लगाते हुए कहा, जितने लंबे गलियारे उतना ही ज़्यादा प्राइवेसी का एहसास मेरी जान। 6 महीने की कड़ी मेहनत के बाद हमने उस खौफनाक दिखने वाली इमारत को द हेवन रिजॉर्ट में बदल दिया। सफ़ेद दीवारों की जगह अब क्रीम और सुनहरे रंगों ने ले ली थी। पुराने वार्ड अब लग्जरी सूट्स बन चुके थे, लेकिन कहीं न कहीं दीवारों की गहराई में फिनॉल और दवाइयों की वो बासी गंध अभी भी दबी हुई थी। होटल के उद्घाटन के पहले हफ्ते हमें कोई बुकिंग नहीं मिली। हम थोड़े परेशान थे। फिर शनिवार की एक बरसाती रात को अचानक फ़ोन बजा। नमस्ते, मुझे आज रात के लिए एक कमरा चाहिए, रूम नंबर 402। फ़ोन पर एक भारी और सपाट आवाज़ आई। मैंने उत्साह में कहा, जी बिल्कुल सर, हमारे पास बेहतरीन सूट्स खाली हैं। आपका नाम? खन्ना। बस मिस्टर खन्ना। आवाज़ कट गई। मैंने अदिति को बताया तो वो भी खुश हो गई, लेकिन एक बात अजीब थी कि उसे कैसे पता था कि हमारे पास रूम 402 है। हमने तो अभी तक वेबसाइट पर कमरों की सूची भी ठीक से अपडेट नहीं की थी। और सबसे बड़ी बात, पुराने नक्शे के हिसाब से 402 वही कमरा था जिसे पुराने समय में आइसोलेशन वार्ड कहा जाता था। रात के ठीक 12 बजे होटल के बड़े ओक के दरवाजे पर दस्तक हुई। बाहर मूसलाधार बारिश हो रही थी। जब मैंने दरवाज़ा खोला तो सामने एक लंबा आदमी खड़ा था। उसने काला ओवरकोट पहना था और उसके पास कोई सामान नहीं था, बस एक छोटा सा लेदर का बैग था। उसकी आंखें बहुत गहरी थीं, जैसे उनमें कोई रोशनी ही ना हो। स्वागत है मिस्टर खन्ना, मैंने मुस्कुराते हुए कहा। उसने कोई जवाब नहीं दिया। उसने बस रजिस्टर पर अपना नाम लिखा। उसकी लिखावट बहुत पुरानी शैली की थी, जैसी 50 साल पहले के डॉक्टरों की होती है। मिस्टर खन्ना के कमरे में जाने के बाद होटल का माहौल अचानक बदलने लगा। रिसेप्शन पर रखी घड़ियां अचानक एक ही समय पर रुक गईं, रात के 12:05 पर। सिद्धार्थ, क्या तुमने कुछ सुना? अदिति ने मेरे कंधे पर हाथ रखते हुए पूछा। ऊपर की मंजिल से कुछ खिसकने की आवाज़ आ रही थी। घिस घिस, घिस घिस, जैसे कोई भारी स्ट्रेचर फर्श पर घसीट रहा हो। शायद खन्ना सामान जमा रहे होंगे, मैंने उसे दिलासा दिया। हालांकि मुझे पता था कि उनके पास कोई बड़ा सामान नहीं था। तभी किचन से एक जोरदार आवाज़ आई। हम दौड़कर वहां पहुंचे। सारे स्टील के बर्तन फर्श पर गिरे थे, लेकिन वहां कोई खिड़की खुली नहीं थी। हवा का एक भी झोंका नहीं था। अदिति का चेहरा सफ़ेद पड़ गया था। सिद्धार्थ, मुझे ये ठीक नहीं लग रहा। वो आदमी, वो कुछ अजीब है। मैंने तय किया कि मैं ऊपर जाकर मिस्टर खन्ना से बात करूंगा। जब मैं चौथी मंजिल पर पहुंचा तो वहां का तापमान नीचे के मुकाबले काफ़ी कम था। गलियारे की लाइटें टिमटिमा रही थीं। रूम 402 के सामने पहुंचकर मैंने दरवाज़ा खटखटाया। मिस्टर खन्ना, क्या आपको किसी चीज़ की ज़रूरत है? अंदर से कोई जवाब नहीं आया, लेकिन मुझे कुछ फुसफुसाने की आवाज़ें सुनाई दे रही थीं, जैसे कोई बहुत सारे लोगों को निर्देश दे रहा हो। इलेक्ट्रोड लगाओ, वोल्टेज बढ़ाओ, इसे चिल्लाने मत दो। मेरा दिल ज़ोर ज़ोर से धड़कने लगा। मैंने धीरे से दरवाजे का हैंडल घुमाया। दरवाज़ा खुला हुआ था। कमरे के अंदर जो मैंने देखा उसने मेरे होश उड़ा दिए। कमरा वैसा नहीं था जैसा हमने सजाया था। वहाँ न तो लग्जरी बेड था, न ही सुंदर पर्दे। वहाँ एक पुराना जंग लगा हुआ लोहे का बेड था, जिसके चारों तरफ चमड़े के पट्टे बंधे थे। दीवारें पीली और सीलन भरी थीं। मिस्टर खन्ना खिड़की की तरफ पीठ करके खड़े थे। मिस्टर खन्ना, ये सब क्या है? मेरा मतलब, ये कमरा ऐसा कैसे? मेरी आवाज़ लड़खड़ा रही थी। वे धीरे से मेरी तरफ मुड़े। उनके चेहरे पर अब एक डरावनी मुस्कान थी। उनके हाथ में वो लेदर का बैग था जो अब खुला हुआ था।
अंदर से पुराने जमाने के सर्जिकल औजार चमक रहे थे। सिद्धार्थ, तुमने बहुत अच्छी सजावट की है, उन्होंने कहा। उनकी आवाज अब वैसी नहीं थी जैसी फोन पर थी, अब उसमें एक अधिकार था। लेकिन तुम भूल गए कि इस इमारत की आत्मा को पेंट और फर्नीचर से नहीं ढका जा सकता। यहाँ बहुत सारा काम अधूरा रह गया था। तभी मुझे एहसास हुआ कि मिस्टर खन्ना की परछाई दीवार पर नहीं बन रही थी। मैं पीछे मुड़कर भागा। मैं चिल्लाया, अदिति भागो, यहाँ से निकलो। मैं सीढ़ियों की तरफ भागा, लेकिन सीढ़ियां खत्म ही नहीं हो रही थी। मैं चौथी मंजिल से तीसरी पर जाने की कोशिश कर रहा था, लेकिन हर बार मैं वापस चौथी मंजिल के उसी गलियारे में पहुंच जाता। लूप। मैं एक अंतहीन चक्र में फंस गया था। तभी मुझे अदिति की चीख सुनाई दी। वो रिसेप्शन की तरफ से आ रही थी। मैं पूरी ताकत लगाकर नीचे की ओर कूदा। जब मैं रिसेप्शन पर पहुंचा तो देखा कि वहां सब कुछ बदल चुका था। होटल का भव्य लॉबी अब एक गंदा हॉस्पिटल वार्ड बन चुका था। अदिति एक कुर्सी पर बंधी हुई थी और उसके चारों तरफ सफेद कोट पहने कुछ धुंधली आकृतियां खड़ी थीं। उनकी आंखें नहीं थी, सिर्फ खाली गड्ढे थे। सिद्धार्थ, मुझे बचाओ, अदिति चिल्लाई। मिस्टर खंबा वहां खड़े थे। उन्होंने एक बड़ा सा इंजेक्शन निकाला। सिद्धार्थ, तुम्हें याद नहीं है? तुम्हें लगता है कि तुम यहाँ रेनोवेशन करने आए थे? मैं ठिठक गया। तुम क्या बकवास कर रहे हो? उन्होंने रजिस्टर उठाया और मेरी तरफ फेंका। जब मैंने उसे देखा तो मेरा सिर चकराने लगा। रजिस्टर पर तारीख थी 14 जुलाई 1974 और वहां मालिक के खाने में मेरा और अदिति का नाम नहीं था। वहां लिखा था मरीज नंबर 101 सिद्धार्थ, मरीज नंबर 102 अदिति, बीमारी साझा व्यामोह। मिस्टर खन्ना ने अपनी जेब से एक पुरानी घड़ी निकाली और उसे मेरी आंखों के सामने घुमाने लगे। तुम दोनों यहां 50 साल पहले लाए गए थे। तुम दोनों को लगता था कि तुम पति पत्नी हो और अपना होटल बनाना चाहते हो। यही तुम्हारी बीमारी थी। तुमने इस पूरे होटल की कल्पना अपने दिमाग में की है ताकि तुम सच्चाई से भाग सको। नहीं, ये झूठ है, मैं चीख पड़ा। हमने पैसे दिए, हमने काम किया, हमने। तभी मेरी नजर अपने हाथों पर पड़ी। मेरे हाथों पर रेनोवेशन की धूल नहीं थी। मेरी बाहें पतली थीं और मैंने वही सफेद कपड़े पहने थे जो मानसिक अस्पतालों के मरीजों को पहनाए जाते हैं। अदिति की तरफ देखा। वो रो रही थी, लेकिन वो भी उसी सफेद लिबास में थी। अचानक होटल की वो सुंदर दीवारें ताश के पत्तों की तरह गिरने लगी। सुनहरे रंग झड़ गए और नीचे से वही पुरानी बदबूदार ईंटें निकल आईं। रिसेप्शन डेस्क एक डॉक्टर की पुरानी मेज बन गई। मिस्टर खन्ना अब कोई मेहमान नहीं थे, वे डॉक्टर खन्ना थे, मुख्य मनोचिकित्सक। आज तुम्हारा इलाज पूरा करने का समय आ गया है सिद्धार्थ, डॉक्टर खन्ना ने कहा। तुम पिछले 50 सालों से इसी भ्रम में जी रहे हो। हर बार तुम इस अस्पताल को होटल बनाने का सपना देखते हो और हर बार मुझे आकर तुम्हें जगाना पड़ता है। तुम मर चुके हो सिद्धार्थ। तुम दोनों 1974 के उस आग हादसे में मर गए थे, लेकिन तुम्हारी आत्माएं आज भी इसी रेनोवेशन के खेल में फंसी हैं। मेरे पैरों के नीचे की जमीन खिसकने लगी। मुझे याद आने लगा, वो धुआं, वो आग, चीखें। हम भागना चाहते थे लेकिन दरवाजे बंद थे। नहीं, मैं नहीं मान सकता। मैंने डॉक्टर खन्ना पर झपट्टा मारने की कोशिश की, लेकिन मेरा हाथ उनकी देह के आर पार निकल गया। वे वहां थे ही नहीं, वे भी एक याद थे। अचानक पूरे अस्पताल में आग की लपटें उठने लगी। मुझे अदिति का हाथ महसूस हुआ। उसका हाथ बर्फ जैसा ठंडा था। सिद्धार्थ, हमें फिर से कोशिश करनी होगी, उसने बड़ी मासूमियत से कहा। उसकी आंखों में अब डर नहीं था, बल्कि एक अजीब सा पागलपन था। अगली बार हम दीवारों का रंग नीला रखेंगे। शायद नीला रंग डॉक्टर को पसंद आए और वो हमें ना जगाए। आग हमें अपनी आगोश में ले रही थी, लेकिन हमें दर्द नहीं हो रहा था। दृश्य धुंधला होने लगा। सफेद कोहरा छटा, सूरज की हल्की रोशनी खिड़की से आ रही थी। मैं और अदिति एक पुरानी वीरान इमारत के सामने खड़े थे। इमारत के ऊपर एक टूटा हुआ बोर्ड लगा था, ब्लैकवुड साइकियाट्रिक हॉस्पिटल। सिद्धार्थ, देखो कितनी अच्छी जगह है, अदिति ने उत्साह से कहा। अगर हम इसे रेनोवेट करें तो ये शहर का सबसे बेहतरीन होटल बन सकता है। मैंने उसके चेहरे की तरफ देखा। उसकी मुस्कान वही थी, खूबसूरत और मासूम। मुझे कुछ धुंधला सा याद आ रहा था, जैसे मैंने ये सब पहले भी किया हो। एक डॉक्टर, एक इंजेक्शन, एक रजिस्टर। लेकिन वो सब एक बुरा सपना रहा होगा। हाँ अदिति, मैंने उसका हाथ पकड़ते हुए कहा, हम इसे आज ही खरीदते हैं। हम इसे द हेवन रिजॉर्ट देंगे। हमने इमारत का भारी लोहे का गेट खोला। गेट ने वही पुरानी चीख मारी, जैसे कोई दर्द में हो, लेकिन हमने उसे नज़रअंदाज कर दिया। हॉल के अंदर रिसेप्शन डेस्क पर एक पुराना रजिस्टर पड़ा था। हवा के झोंके से उसका एक पन्ना पलटा। वहां चेक इन के कॉलम में किसी ने अभी अभी ताज़ी स्याही से लिखा था, मरीज सिद्धार्थ और अदिति, स्टेटस पुनरावृत्ति। लेकिन हमने वो नहीं देखा। हम तो होटल के लिए नया फर्नीचर चुनने में व्यस्त थे।
ऊपर चौथी मंजिल पर रूम 402 की खिड़की से एक काला सा साया हमें देख रहा था। डॉक्टर खन्ना ने अपनी जेब से घड़ी निकाली और समय देखा। खेल फिर से शुरू हो चुका था। अक्टूबर की वो शाम जरूरत से ज्यादा ठंडी थी। मैं अपनी पुरानी जीप को पहाड़ियों के घुमावदार रास्तों पर दौड़ा रहा था। पीछे की सीट पर मेरी 3 बहनें बैठी थीं। माया सबसे बड़ी, कविता, मंजली और अंजलि सबसे छोटी। हम चारों अपनी दादी ठाकुरानी शारदा देवी के पुश्तैनी महल काली कोठी जा रहे थे। दादी का देहांत 1 हफ्ते पहले हुआ था और आज उनकी वसीयत पढ़ी जानी थी। माया हमेशा से दबंग रही थी। उसने खिड़की से बाहर देखते हुए कहा, दादी ने हमें बुलाया है तो जरूर वो बेशकीमती हार किसी एक के नाम होगा। कविता, जो अपनी चालाकी के लिए जानी जाती थी, मुस्कुराई। सिर्फ हार क्यों, जमीन जायदाद भी तो है। अंजलि सबसे शांत थी, लेकिन उसकी आंखों में एक अजीब सा डर था। मैं बस चुपचाप गाड़ी चला रहा था। मुझे बचपन से ही उस कोठी से नफरत थी। वहां की दीवारों में एक अजीब सी बासी गंध थी, जैसे कोई पुरानी सड़ांध छिपाई गई हो। जैसे ही हम कोठी पहुंचे, गेट के पास खड़े पुराने बरगद के पेड़ ने झुककर हमारा स्वागत किया। कोठी के ऊंचे मीनार काले बादलों को छू रहे थे। वहां बिजली नहीं थी, सिर्फ मशालों की मध्यम रोशनी दीवारों पर लंबी लंबी परछाइयां बना रही थी। कोठी के बड़े हॉल में धूल जमी थी। वहां दादी के वकील एडवोकेट शर्मा हमारा इंतजार कर रहे थे। मेज पर एक पुराना लकड़ी का संदूक रखा था। आप तीनों बहनों का स्वागत है, शर्मा जी की आवाज हॉल में गूंजी। शारदा देवी ने अपनी वसीयत में स्पष्ट लिखा है कि उनकी सबसे प्रिय संपत्ति हृदयमणि, एक हीरा जो नायाब है, वो उसी को मिलेगा जो उनकी अंतिम परीक्षा में सफल होगी। उन्होंने संदूक खोला। अंदर एक मखमली डिबिया थी। जैसे ही उन्होंने उसे खोला, पूरे हॉल में एक नीली रोशनी फैल गई। वो एक हीरा नहीं था, बल्कि एक बड़ा सा नीलम जैसा दिखने वाला पत्थर था, जिसके बीच में खून जैसा लाल धब्बा था। वो देखने में खूबसूरत था, लेकिन उसे देखते ही मेरे रोंगटे खड़े हो गए। शर्मा जी ने वसीयत का कागज पढ़ना शुरू किया। वसीयत की शर्तें। पहला, कोठी के दरवाजे अगले 12 घंटों के लिए बंद कर दिए जाएंगे। दूसरा, आर्यन पोता इस खेल का अंपायर और गवाह होगा। तीसरा, जो भी बहन कल सुबह सूर्योदय तक हृदयमणि को अपने अधिकार में रखेगी, पूरी जायदाद और हार उसका होगा। चौथा, इस खेल में कोई नियम नहीं है, सिर्फ जीवित रहना ही नियम है। जैसे ही उन्होंने आखिरी शब्द पढ़ा, कोठी का भारी मुख्य द्वार एक जोरदार आवाज के साथ बंद हो गया। बिजली कड़की और पूरे घर में अंधेरा छा गया। अंधेरे में सिर्फ वो हीरा चमक रहा था। हम चारों हॉल में खड़े थे। अचानक हॉल में लगे पुराने ग्रामोफोन से एक आवाज आने लगी। वो दादी की आवाज थी। मेरी बच्चियों, तुम्हें लगता है तुम एक दूसरे को जानती हो। माया, याद है जब तुमने कविता की पसंदीदा गुड़िया जला दी थी? कविता, याद है तुमने अंजलि को कुएं में धकेलने की कोशिश की थी ताकि सारी चॉकलेट तुम्हारी हो जाए? तुम सब राक्षस हो, बस अपना मुखौटा उतारो। वो आवाज किसी प्रेत की तरह गूंज रही थी। धीरे धीरे मेरी बहनों के चेहरे बदलने लगे। वो प्यार जो ऊपर से दिख रहा था, पिघलने लगा। माया ने सबसे पहले कदम बढ़ाया। मैं बड़ी हूं, ये मेरा हक है। कविता ने हंसते हुए अपनी जेब से एक छोटा सा चाकू निकाला। हक मांगा नहीं जाता, छीना जाता है दीदी। अंजलि कोने में जाकर दुबक गई। मैं चिल्लाया, बंद करो ये सब, क्या तुम पागल हो गई हो? ये सिर्फ एक पत्थर है। लेकिन मेरी आवाज किसी ने नहीं सुनी। दादी ने अपनी वसीयत के जरिए उनके दिमाग में बरसों से दबे जहर को उगलवा दिया था। वो हार सिर्फ एक गहना नहीं था, वो उनके अहंकार की लड़ाई बन गया था। रात के 2 बज रहे थे। कोठी के ऊपर की मंजिल से चीखने की आवाजें आ रही थी। मैंने देखा कि माया और कविता के बीच गुत्थम गुत्थी हो रही थी। माया ने कविता के बाल पकड़ रखे थे और उसे दीवार पर दे मारा। हृदयमणि मेरा है, माया चिल्लाई। कविता ने फुर्ती से माया के हाथ पर दांत काट लिया और चाकू से उसके कंधी पर वार किया। खून की बूंदें ठंडे फर्श पर गिरने लगी। मैं उन्हें रोकने की कोशिश कर रहा था, लेकिन कविता ने मुझे धक्का दे दिया। दूर रहो आर्यन, ये औरतों की लड़ाई है। अंजलि गायब थी। मैं उसे ढूंढने के लिए कोठी के पिछले हिस्से में गया। वहां दादी का पुराना कमरा था। जैसे ही मैंने दरवाजा खोला, मुझे अंजलि दिखी। वो फर्श पर बैठी थी और उसके हाथ में एक पुरानी डायरी थी। भैया, हम यहाँ से कभी नहीं जा पाएंगे, अंजलि फुसफुसाई। दादी ने हमें यहाँ जायदाद देने के लिए नहीं बुलाया। मैंने डायरी उठाई। वो दादी की निजी डायरी थी। उसमें लिखा था, हृदयमणि को हर 50 साल में जवान खून की जरूरत होती है।
जो जीतेगा वो हार पाएगा, जो हार पाएगा वो मेरा अगला शरीर बनेगा। मेरी आत्मा इस पत्थर में कैद है और मुझे एक नया घर चाहिए। मेरे पैरों तले जमीन खिसक गई। ये कोई वसीयत नहीं थी, ये एक बलि, सैक्रिफाइस की रस्म थी। मैं वापस हॉल की तरफ भागा। वहां का नज़ारा भयावह था। माया फर्श पर पड़ी थी, उसकी सांसें उखड़ रही थी। कविता के सिर से खून बह रहा था और उसके हाथ में वो डिबिया थी। वो पागलों की तरह हंस रही थी। मैं जीत गई, मैं जीत गई। तभी अंधेरे से एक साया निकला। वो अंजलि थी। उसके हाथ में एक भारी सजावटी गदा थी। इससे पहले कि कविता कुछ समझ पाती, अंजलि ने पूरी ताकत से कविता के सिर पर वार किया। एक खौफनाक चटाक की आवाज आई और कविता शांत हो गई। अंजलि ने धीरे से वो हार उठाया। उसकी आंखों की पुतलियां पूरी तरह काली हो चुकी थी। वो मेरी तरफ मुड़ी। उसकी आवाज बदल चुकी थी। वो अंजलि की आवाज नहीं थी, वो दादी की आवाज थी। शुक्रिया आर्यन, तुमने बहुत अच्छा काम किया। गवाह के बिना रस्म अधूरी रहती। मैं पीछे हटा। दादी, आप अंजलि के अंदर हैं? वो अंजलि मुस्कुराई। अंजलि सबसे कमजोर थी। उसका दिमाग काबू करना आसान था। अब ये हृदय मणि फिर से जीवित हो गया है। लेकिन तभी अंजलि का शरीर कांपने लगा। उसने अपना गला पकड़ लिया। वो उल्टी करने लगी, लेकिन वो सामान्य उल्टी नहीं थी, वो काला तरल पदार्थ था। अचानक वकील शर्मा जी अंधेरे से बाहर आए। उनके हाथ में एक प्राचीन पीतल का लोटा था। उन्होंने अंजलि पर कुछ छिड़का। शांत हो जाओ ठाकुरानी साहिबा, शर्मा जी ने ठंडे लहजे में कहा। मैं हैरान था। शर्मा जी, आप ये क्या कर रहे हैं? शर्मा जी ने मेरी तरफ देखा और एक ठंडी मुस्कान दी। आर्यन, तुम्हें लगा कि दादी सबसे ज्यादा चालाक थी। नहीं, मेरा परिवार पीढ़ियों से इस कोठी का रखवाला रहा है। हम हृदय मणि के असली मालिक हैं। हमें बस एक ऐसा पात्र चाहिए था जिसमें शारदा देवी की रूह समा जाए, ताकि हम उस रूह को हमेशा के लिए इस पत्थर में सील कर सकें और इसकी असीमित शक्ति का उपयोग कर सकें। शर्मा जी ने अपनी जेब से एक और छोटा हीरा निकाला। वो हृदय मणि का दूसरा हिस्सा था। जैसे ही उन्होंने दोनों को करीब लाया, अंजलि के शरीर से एक धुंधली रूह दादी बाहर निकली और चीखते हुए उस पत्थर में समा गई। अंजलि बेजान होकर गिर पड़ी। माया और कविता पहले ही दम तोड़ चुकी थी। शर्मा जी ने वो हार उठाया और अपनी जेब में रख लिया। उन्होंने कोठी का दरवाजा खोल दिया। बाहर सूरज की पहली किरण निकल रही थी। आर्यन, तुम जा सकते हो, शर्मा जी ने शांति से कहा। पुलिस को बता देना कि तुम्हारी बहनों ने जायदाद के लालच में एक दूसरे को मार डाला। तुम गवाह हो। अगर तुमने सच बोलने की कोशिश की तो याद रखना, मेरे पास अब वो पत्थर है जो किसी की भी रूह को कैद कर सकता है। मैं सुन्न खड़ा रह गया। मेरी 3 बहनें खत्म हो चुकी थी। दादी की रूह कैद हो चुकी थी और मैं, जो खुद को मुख्य नायक समझ रहा था, दरअसल एक शतरंज का मोहरा मात्र था जिसे सिर्फ गवाही देने के लिए जिंदा रखा गया था। मैं कोठी से बाहर निकला। ठंडी हवा मेरे चेहरे पर लगी, लेकिन मुझे कोई राहत महसूस नहीं हुई। मैंने अपनी जेब में हाथ डाला। वहाँ एक छोटा सा कागज का टुकड़ा था जो अंजलि ने मरते वक्त शायद मेरी जेब में डाला था। उस पर लिखा था, भैया भागो, शर्मा जी को नहीं पता कि पत्थर नकली है। असली हार दादी ने तुम्हें बचपन में ही दे दिया था। मुझे याद आया, मेरे गले में एक पुराना तावीज़ था जो दादी ने मुझे बचपन में पहनाया था और कहा था कि इसे कभी मत उतारना। मैंने तावीज़ खोला। उसके अंदर वही छोटा लाल धब्बे वाला हीरा चमक रहा था। शर्मा जी के पास सिर्फ कांच का टुकड़ा था। असली हृदय मणि मेरे पास था और अब मुझे अपने अंदर दादी की आवाज़ सुनाई देने लगी थी। आर्यन, अब हम मिलकर इस दुनिया को देखेंगे। मैं हंसने लगा। मेरी हंसी अब मेरी नहीं थी। कोठी के बाहर खड़ा बरगद का पेड़ जैसे खुशी से झूम उठा। खेल अभी खत्म नहीं हुआ था, खेल तो अब शुरू हुआ था। अक्टूबर की वो शाम शहर में कोहरे की पहली चादर लेकर आई थी। मैं ऑफिस से थकी हारी घर लौट रही थी। बस स्टॉप से मेरे घर का रास्ता थोड़ा सुनसान था, जहां पुरानी लाइटें टिमटिमा रही थी। तभी मेरी नज़र सड़क किनारे बैठी एक बुजुर्ग महिला पर पड़ी। उनके बाल सफ़ेद थे, चेहरा झुर्रियों से भरा था और वे किसी छोटे बच्चे की तरह सुबक रही थी। माँ जी, क्या हुआ? आप ठीक तो हैं? मैंने उनके पास जाकर पूछा। उन्होंने अपनी धुंधली आंखों से मेरी ओर देखा। बेटा, मैं अपना रास्ता भटक गई हूँ। मैं पास के बाजार आई थी, लेकिन अब समझ नहीं आ रहा कि मेरा घर किस तरफ है। क्या तुम मुझे थोड़ा आगे तक छोड़ दोगी? उनकी आवाज़ में इतनी बेबसी थी कि मेरा दिल पसीज गया।
मैंने सोचा इस उम्र में इन्हें अकेला छोड़ना ठीक नहीं होगा। बिल्कुल माँ जी, आप चलिए मेरे साथ। हम करीब 20 मिनट तक चलते रहे। रास्ता शहर के शोरगुल से दूर एक घने पेड़ों वाले इलाके की ओर जा रहा था। अंत में एक पुराने लकड़ी के फाटक के सामने वे रुक गए। यही मेरा घर है बेटा, तुमने आज मुझ पर बहुत बड़ा उपकार किया है। बिना चाय पिए मत जाना, वरना मुझे लगेगा कि मैंने तुम्हें परेशान किया है। शुरुआत में मैंने मना किया, लेकिन उनके बार बार आग्रह करने पर मैं अंदर चली गई। घर अंदर से बहुत पुराना था। हर कोने में पीली रोशनी और पुरानी चीज़ों की गंध थी। उन्होंने मुझे एक पुरानी मखमल की कुर्सी पर बिठाया। मैं अभी चाय लेकर आती हूँ, तब तक तुम आराम करो। कुछ ही देर में वे एक सुंदर चीनी मिट्टी के कप में चाय लेकर आईं। चाय से चमेली की खुशबू आ रही थी। पियो बेटा, ताजगी आएगी। मैंने चाय का पहला घूंट लिया। वो थोड़ी कड़वी थी, लेकिन मैंने सोचा शायद उन्होंने कोई जड़ी बूटी डाली होगी। जैसे जैसे मैं चाय पीती गई, मुझे अपना सिर भारी महसूस होने लगा। सामने की दीवार पर लगी घड़ियां नाचने लगी। माँ जी, मुझे कुछ ठीक नहीं लग रहा, मैंने लड़खड़ाते हुए कहा। माँ जी के चेहरे पर अब वो मासूमियत नहीं थी। वे अपनी कुर्सी पर शांति से मुझे देख रही थी। उनकी आंखों में अब दया नहीं, बल्कि एक अजीब सी चमक थी। बस सो जाओ बेटा, अब सारा काम नींद में ही होगा। मेरे हाथ से कप गिरा और टूट गया। अंधेरा मुझे निगलने लगा। जब मेरी आंखें खुली तो सबसे पहले मुझे ठंड का एहसास हुआ। मैं एक ठंडे कंक्रीट के फर्श पर लेटी थी। हाथ हिलाने की कोशिश की तो एक भारी आवाज़ आई, झन झन। मेरी दोनों कलाइयाँ और पैर लोहे की जंजीरों से बंधे थे, जो दीवार में धसी एक भारी रॉड से जुड़ी थी। कमरा छोटा था और वहाँ सिर्फ एक मध्यम बल्ब जल रहा था। सीलन की बदबू नाक फाड़ रही थी। कोई है? बचाओ, मैं चिल्लाई, लेकिन मेरी आवाज़ दीवारों से टकराकर वापस आ गई। तभी कोने से एक और कराहने की आवाज़ आई। अंधेरे में मुझे एक और आकृति दिखाई दी। वो एक लड़की थी जो मेरी तरह ही जंजीरों में जकड़ी थी। उसका चेहरा पीला पड़ चुका था और उसकी आंखों में कोई उम्मीद नहीं बची थी। चिल्लाने से कुछ नहीं होगा, उसने धीमी आवाज़ में कहा। वो अब आती ही होगी। कौन? वो बुढ़िया? इससे पहले कि वो जवाब देती, तहखाने का भारी दरवाज़ा चरमराते हुए खुला। वही बुजुर्ग महिला अंदर आई, लेकिन अब वो झुककर नहीं चल रही थी। उसके हाथ में एक लोहे की छड़ी थी और पीछे पीछे वो लकड़ी के कुछ भारी तख्ते घसीटते हुए ला रही थी। उसने हमारे सामने लकड़ी के तख्ते, एक आरी, हथौड़ी और कीलों का एक डिब्बा रख दिया। जाग गई मेरी गुड़िया, अब खेल शुरू करते हैं। देखो, इस दुनिया में सब कुछ नश्वर है, लेकिन मैं चाहती हूँ कि मेरे मेहमान गरिमा के साथ विदा हों। ये लकड़ी के बोर्ड तुम्हारे लिए हैं। मैं समझ नहीं पा रही थी। आप क्या कह रही हैं? हमें यहाँ से जाने दीजिए। वो मेरे पास आई और अपनी ठंडी उंगलियां मेरे गाल पर फेरी। बेटा, तुम्हें अपना ताबूत खुद बनाना है। नाप एकदम सही होना चाहिए। अगर तुमने शाम तक इसे पूरा नहीं किया तो मुझे बहुत दुख होगा, और जब मुझे दुख होता है तो मैं दूसरों को भी दुख देती हूँ। मैं ये नहीं करूँगी, मैं चिल्लाई और उसे धक्का देने की कोशिश की। उसने पलक झपकते ही अपनी छड़ी से मेरे जंजीर वाले पैर पर वार किया। दर्द की एक लहर मेरी रीढ़ की हड्डी तक दौड़ गई। मैं दर्द से तड़प उठी। इनकार करने वालों को मैं पहले तोड़ती हूँ, फिर जोड़ती हूँ, उसने ठंडे लहजे में कहा। काम शुरू करो। उसने दूसरी लड़की की ओर इशारा किया, जो पहले से ही लकड़ी काटने लगी थी। उसके हाथ कांप रहे थे और लकड़ी पर उसके आंसू गिर रहे थे। अगले कई घंटों तक हम सिर्फ लकड़ी काटते और उन्हें जोड़ने की कोशिश करते रहे। हर बार जब हम रुकते, वो ऊपर से झांकती और कोई भारी चीज़ नीचे फेंक देती या गर्म पानी डाल देती। वो हमें भूखा रखती थी। बस बीच बीच में वही कड़वी चाय पिलाती थी ताकि हम बेहोश ना हों, लेकिन काम करते रहें। मैंने गौर किया कि वो लड़की, जिसका नाम मेघना था, पूरी तरह टूट चुकी थी। उसने अपना ताबूत लगभग आधा तैयार कर लिया था। मेघना, हमें यहाँ से निकलना होगा, मैंने फुसफुसाते हुए कहा। कोई रास्ता नहीं है ईशानी, उसने लकड़ी ठोकते हुए कहा। वो हमें मार देगी। वो चाहती है कि हम अपने हाथों से अपनी मौत को स्वीकार करें। वो एक कलेक्टर है। उसे ये देखना पसंद है कि इंसान अपनी मौत के सामने कैसे टूटता है। मैंने हार नहीं मानी। काम करते करते मैंने देखा कि मेरी हाथ की एक जंजीर दीवार में थोड़ी ढीली थी। शायद सीलन की वजह से कंक्रीट कमज़ोर हो गया था। मैंने आरी का इस्तेमाल लकड़ी काटने के बजाय
धीरे धीरे उस कंक्रीट को कुरेदने में शुरू कर दिया जब वो हमें नहीं देख रही होती थी। 2 दिन बीत गए। मेरा ताबूत लगभग तैयार था, लेकिन मेरी जंजीर भी अब निकलने वाली थी। उस रात वो बुढ़िया फिर नीचे आई। वो बहुत खुश लग रही थी। आज रात तुम दोनों की विदाई है, उसने कहा, लेकिन जाने से पहले मैं तुम्हें कुछ दिखाना चाहती हूँ। वो हमें घसीटते हुए तहखाने के एक गुप्त कमरे की ओर ले गई। वहाँ का नज़ारा देखकर मेरी रूह कांप गई। वहाँ दर्जनों ताबूत रखे थे, सब बहुत ही खूबसूरती से सजे हुए। हर ताबूत पर एक नाम और एक तस्वीर थी। मेरी नज़र एक तस्वीर पर टिकी और मैं सुन्न रह गई। वो तस्वीर मेरी थी। नहीं, वो मेरी जैसी दिखने वाली किसी और की नहीं थी। वो मेरी ही फोटो थी, लेकिन वो फोटो बहुत पुरानी लग रही थी, जैसे 20-30 साल पहले की हो। फोटो में मैंने वही कपड़े पहने थे जो मैंने आज पहने थे। ये कैसे मुमकिन है? मैंने हकलाते हुए पूछा। बुढ़िया हंसने लगी। उसकी हंसी अब किसी शैतान जैसी लग रही थी। ईशानी, तुम्हें क्या लगा? तुम पहली बार यहाँ आई हो। तुम मेरी बेटी हो। हर बार तुम भागने की कोशिश करती हो, हर बार तुम मरती हो, और हर बार मैं तुम्हें वापस लाती हूँ। ये घर एक चक्र है। तुम यहाँ से कभी नहीं जा सकती, क्योंकि तुम पहले ही मर चुकी हो। मेरा दिमाग सुन्न हो गया। मुझे अचानक कुछ धुंधली यादें आने लगी। लकड़ी काटने की वही आवाज़, वही कड़वी चाय। मैंने ये सब सैकड़ों बार किया था। मेघना, जो मेरे साथ थी, अचानक गायब हो गई। उसकी जगह सिर्फ एक पुरानी लकड़ी की गुड़िया पड़ी थी। मुझे समझ आया कि मेघना मेरा ही एक भ्रम थी, या शायद मेरी पिछली कोशिशों की परछाई। बुढ़िया ने खंजर निकाला। इस बार ताबूत बहुत अच्छा बना है, चलो इसे आजमाते हैं। जैसे ही वो मेरी तरफ बढ़ी, मैंने अपनी पूरी ताकत से वो ढीली जंजीर दीवार से उखाड़ दी। कंक्रीट का एक बड़ा टुकड़ा उसके सर पर लगा। वो ज़मीन पर गिर पड़ी। मैंने चाबियां उठाईं, अपने पैर खोले और ऊपर की ओर भागी। मैंने दरवाज़ा खोला और बाहर निकली। ठंडी हवा मेरे चेहरे से टकराई। मैं सड़क पर पहुंची और भागने लगी। तभी मुझे एक पुलिस वैन दिखी। मैंने हाथ हिलाकर उन्हें रोका। बचाइए, वो औरत, वो पागल है, मैं रोते हुए चिल्लाई। पुलिस ऑफिसर बाहर निकला। उसने मुझे गौर से देखा। मिस ईशानी, आप कहाँ थी? आप 40 साल से लापता हैं। उसने मुझे एक शीशा दिखाया। शीशे में जो चेहरा था वो 25 साल की लड़की का नहीं था। वो एक 65 साल की बूढ़ी औरत का चेहरा था, जिसके बाल सफ़ेद थे और आंखें थकी हुई थीं। मैंने पीछे मुड़कर देखा। वो घर गायब हो चुका था। वहाँ सिर्फ एक पुराना कब्रिस्तान था। ऑफिसर ने कहा, चलिए आपको आपके घर छोड़ देते हैं। जैसे ही मैं पुलिस वैन में बैठी, ऑफिसर ने मुझे पानी की एक बोतल दी। पानी पीजिए, ताजगी आएगी। मैंने पानी का एक घूंट लिया। उसमें चमेली की खुशबू थी और स्वाद थोड़ा कड़वा था। मैंने ऑफिसर की तरफ देखा। उसकी वर्दी के नीचे से वही सफ़ेद झुर्रियों वाली खाल दिख रही थी। वो ऑफिसर नहीं था, वो वही थी। मैंने कहा था ना बेटा, चक्र कभी नहीं टूटता। ताबूत अभी भी तुम्हारा इंतजार कर रहा है। मेरी आंखें फिर से बंद होने लगी। बस यही थी आज की कहानी। ऐसी ही और कहानियां सुनने के लिए कृपया चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगली कहानी के साथ।